लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया डुलोंग्स एंड पैटेट्स लॉ ऑन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द सॉलिड्स। उसके अकॉर्डिंग जो आपका सॉलिड का स्पेसिफिक हीट है वो हर एक सॉलिड के लिए सेम है और उसकी वैल्यू है 3R। लेकिन उस थ्योरी का एक डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज ये था कि दैट थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक हीट्स फॉर द सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर रेंजेस। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सेकेंड थ्योरी जो हम रीड करेंगे दैट इज़ योर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द सॉलिड्स। जो आपका क्लासिकल थ्योरी था उसका जो फंडामेंटल एक एजम्पशन था वो क्या था कि जो आपका एनर्जी लेवल्स है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का वो एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल है। लेकिन जब हम बात करेंगे आइंस्टाइन थ्योरी की तो उसमें अजम्पशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। ये थ्योरी कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है जिसमें से पहला अजम्पशन सेम है कि हर एक एटम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। तो जो आपका सिस्टम है जो कि आपका सॉलिड है दैट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल बट इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। अगर आपका n नंबर ऑफ एटम का सिस्टम है तो आपके पास सिस्टम में 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे, ऐसा ये थ्योरी कहती है। तो पहली बात तो ये कि आपका सिस्टम मिलके बना है कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर से, या फिर हम कहें कि आपका ये n पार्टिकल सिस्टम है, n एटम सिस्टम है, सॉरी, ये n एटम सिस्टम इक्विवेलेंट है एक 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम के। ये इक्विवेलेंस इस थ्योरी की पहली असम्पशन है। सेकंड, द ऑसिलेटर हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये जो जितने भी ऑसिलेटर्स हैं पहली बात तो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। मतलब एक सपोज ये जो फर्स्ट ऑसिलेटर है इसका जो वाइब्रेशन है वो सेकंड ऑसिलेटर की वाइब्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट इन दैट सेंस। और ये सारे के सारे ऑसिलेटर सेम ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, मान लो दैट इज़ न्यू। उसके बाद हमने कहा कि अगर n एटम है तो 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे सिस्टम में। जो सबसे इम्पोर्टेंट एजम्पशन है आइंस्टाइन थ्योरी का वो ये है कि जो आपका एनर्जी स्पेक्ट्रा है ऑसिलेटर का वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। लेकिन जब हमने बात करी थी डुलोंग पैटेट्स लॉ की उसके अंदर जो आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम था वो आपने कॉन्टिन्यूस कंसिडर किया था। तो एक पॉइंट जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है उस थ्योरी से वो ये है कि आइंस्टाइन ने कहा कि जो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर आप कंसिडर कर रहे हैं सिस्टम में उन सब की एनर्जी कॉन्टिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट है। तो कितनी डिस्क्रीट, मतलब दैट समथिंग दैट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है कि ऐसा चीज़ कि जिसका कुछ पॉइंट्स के ऊपर ही वैल्यू आता हो, इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं आता। तो डिस्क्रीट अगर एनर्जी है तो उसकी वैल्यू कितनी है? द आइंस्टाइन ही सेड दैट से द एनर्जी ऑफ वन सच ऑसिलेटर इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ पे एन इक्वल टू 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्टिन्यूस में कहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एनर्जी रेंज में से कहीं से भी आपका एनर्जी एटम का हो सकता है। डिस्क्रीटनेस में हम कहते हैं कि या तो ये लेवल होगा एनर्जी का, या ये लेवल होगा, या ये होगा। मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, इस लेवल और इस लेवल के बीच ऐसी कोई एनर्जी नहीं होगी सिस्टम में जो एग्जिस्ट करती हो। तो इन दैट सेंस आई एम सेइंग द एनर्जीज आर डिस्क्रीट व्हेन यू आर स्टडिंग आइंस्टाइन थ्योरी। तो जो डिस्क्रीट एनर्जी है उसकी वैल्यू एन एच न्यू है। लेकिन इसमें आप एक फैक्टर और ऐड करेंगे, आप एन एच न्यू कहें या फिर एन एच कट ओमेगा कहें। एन एच कट ओमेगा आपने कैसे ऑब्टेन किया? जो आपका एन एच न्यू था उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये इसकी दूसरी फॉर्म ही है। इट्स नॉट फिजिकली डिफरेंट, फिजिकली दोनों का मतलब सेम है कि वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एनर्जी में आपने 1/2 एच कट ओमेगा ऐड किया। ये क्या है? 0 पॉइंट एनर्जी की जब आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो उस टाइम भी आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वो एनर्जी होती है 0 पॉइंट एनर्जी और उसकी वैल्यू क्या है? 1/2 एच कट ओमेगा। तो आपका जो एटम है उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? दैट वुड बी n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। एन एच कट ओमेगा आपने ऊपर निकाली है जो कि आइंस्टाइन ने कहा कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, ये तो वहाँ से आई है। हाफ ऑफ एच कट ओमेगा कहाँ से आई है? ये आपका 0 पॉइंट एनर्जी है। उसके बाद आप कहते हैं कि जो आपके सिस्टम का जो आपका सॉलिड है उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा है। यही चीज़ आपने जो डुलोंग पैटेट्स लॉ है उसमें भी कही थी। तो ये assumption दोनों का सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस सिर्फ आया कॉन्टिन्यूटी और डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जी में। उस थ्योरी में कहा था कि एनर्जी कॉन्टिन्यू है, इस थ्योरी में हम कह रहे हैं कि एनर्जी डिस्क्रीट है। क्योंकि एनर्जी डिस्क्रीट है तो यहाँ पे समीशन आएगा, अगर आप कॉन्टिन्यू की बात करते तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाता। तो योर एवरेज एनर्जी ऑफ वन एटम दैट वुड बी
द एवरेज एनर्जी ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर, नॉट एटम बट हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था डुलोंग पैटेट लॉ के लिए। उसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी निकाल ली थी और उसको आपने 3n से मल्टीप्लाई कर दिया था जब आप टोटल सॉलिड की एनर्जी निकालना चाह रहे थे। क्यों 3n से मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि उस सॉलिड में 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो आपका एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या हुई? दैट वुड बी गिवन बाय दिस एज पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे? एनर्जी की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या है? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ये कहाँ से आई? आपने अभी अभी कैलकुलेट करी। इसमें आपने आइंस्टाइन का हाइपोथेसिस लगाया और उसमें हाफ ऑफ एच कट ओमेगा को ऐड किया जीरो पॉइंट एनर्जी की तरह। तो आपका एवरेज एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही आ गया। अब आप इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपने माइनस ऑफ एच कट ओमेगा के बी टी जो ये टर्म आ रही है विद दिस नेगेटिव साइन, इसको आपने एक्स कंसिडर कर लिया। ऐसा करने के बाद आपकी टर्म थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखने लग जाती है और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है और यहाँ पे n प्लस हाफ है। तो आप इसको n की वैल्यूज़ को पुट करें। n की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 अप टू सम, अप टू इन्फिनिटी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही n की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास यू कम एट दिस रिजल्ट। तो इसमें दो पार्ट है। जो इसका सेकंड पार्ट है इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस ई रेज़ द पावर एक्स लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए यू हैव एनर्जी ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन बाय दिस टर्म। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका दैट इज़ योर ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपका इसके एडिशन में है। मतलब अगर आप ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कंसिडर ना करते शुरुआत में तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट मिलता एज द एनर्जी ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आपने अभी सिर्फ एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कैलकुलेट कर ली, लेकिन आपके सॉलिड क्रिस्टल में कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं? आपके पास 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर है। 3n कैसे आए? क्योंकि आपके सिस्टम में n नंबर ऑफ एटम्स है, एक एटम की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितने हुए? 3n। तो आपके पास अगर एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी आपने अभी निकाली है वो दैट इज गिवन बाय दिस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा एंड द सेकंड टर्म दैट वी जस्ट सो, दैट इज इट। जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी अगर आपके पास ये है तो आपके पास 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एनर्जी विल बी दिस टर्म इनटू 3n। तो आपने यही किया यहाँ पे और आपके पास इस सिस्टम की टोटल एनर्जी आ गई। कौन से सिस्टम की? सॉलिड क्रिस्टल की। उसके बाद आप क्या निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट करली बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी एंड यू विल हैव दिस रिजल्ट। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज थीटा ई। थीटा ई क्या है? आइंस्टाइन टेम्परेचर। थीटा ई कैसे निकाले आपने? जो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है वहाँ पे देखिए, एक्सपोनेंशियल टर्म में एच कट ओमेगा, अगर आप इसको के बी थीटा ई लिख देते हैं तो आपकी जो ये वाली इक्वेशन है सी वी की, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाती है। तो इसमें आइंस्टाइन टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करने के बाद वी हैव दिस रिजल्ट। क्या है ये? सी वी। सी वी में अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, फर्स्ट दिस टर्म, सेकंड दिस टर्म। अब आप क्या कर रहे हैं? दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट दैट यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी। आपने जो ये रिज़ल्ट है ये थ्योरी से कैलकुलेट किया है जो कि कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अजम्पशन ये है कि आपका जो सॉलिड सिस्टम है उसमें एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी डिस्क्रीट है कहें, या फिर अगर आप इस रिज़ल्ट से अब एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं, प्लॉट किस किस के बीच? सी वी और टी बाई थीटा ई के बीच। तो जो आपका ये प्लॉट आया दिस इज़ अ प्लॉट दैट यू गॉट फॉर फ्रॉम दिस थ्योरी। जो सी वी का रिजल्ट आपने ऊपर देखा ये उसका प्लॉट है। इसको अगर मैं एक्सपेरिमेंटल अब क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने किसी भी सॉलिड के लिए एक प्लॉट किया फ्रॉम दिस थ्योरी यूजिंग आइंस्टाइन थ्योरी। मैंने किसी भी सॉलिड के लिए एक कर्व प्लॉट करा, ग्राफ प्लॉट करा, तो ये ग्राफ मेरा आ गया। अब उसी सॉलिड के लिए अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं और उस एक्सपेरिमेंट से
उस सॉलिड का स्पेसिफिक हीट निकालना चाहूँ और फिर उसका कर्व ड्रॉ करूँ, कर्व किस किस के बीच, सी वी और टी बाई थीटा ई के बीच, तो हम देखते हैं कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू के पास ही है। मतलब जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइंस्टाइन थ्योरी है, दिस इज़ अ फिजिबल थ्योरी, मतलब ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को। तो इसका मतलब कि ये थ्योरी बेटर है एज़ कम्पेयर टू दैट क्लासिकल थ्योरी ऑफ ड्यूलोंग एंड पैटेट। अगर ये थ्योरी जो क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम कर देती है तो आपका मतलब है कि थ्योरी सक्सेसफुल हुई। तो उस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हम हायर टेम्परेचर्स की बात करते हैं। हायर टेम्परेचर पे तो जो आपका ड्यूलिंग पैटेट थ्योरी था वो भी कारगर था, मतलब दैट वाज आल्सो सक्सेसफुल एट इन द हायर टेम्परेचर रेंजेस। तो इस थ्योरी को हम चेक करते हैं कि क्या ये थ्योरी हायर टेम्परेचर रेंजेस पे जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर पा रही है। तो हायर टेम्परेचर रेंजेस पे टेम्परेचर T will be very very greater than theta E. What was your theta E? That was your Einstein temperature. तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है थीटा ई से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यो दिस टर्म थीटा ई बाई टी जो कि आपके एक्सपोनेंशियल में बार बार आई है, दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। और आपका ई रेज अ पावर एक्स दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूला का, इस चीज़ का यूज़ करते हुए कि ई रेज अ पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स फॉर स्मॉल एक्सिस, आपने यहाँ पे ई रेज अ पावर थीटा ई बाई टी को लिख दिया 1 प्लस थीटा ई बाई टी। क्योंकि आपके फॉर्मूला में इसका स्क्वायर दे रखा है तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स वैल्यू केम आउट टू बी थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों चीज़ों को आप फॉर्मूला में पुट करें सी वी के, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस रिजल्ट कि दिस सी वी इट केम आउट टू बी दिस, बट जो आपका थीटा ई बाई टी है दिस इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो फॉर हायर टेम्परेचर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर टेम्परेचर्स पे जो सी वी की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 3R। कि हाई टेम्परेचर पे जो आपका स्पेसिफिक हीट है सॉलिड का वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू है 3R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर हायर टेम्परेचर्स। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी वो लो टेम्परेचर्स के लिए थी, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी थी ना वो लो टेम्परेचर्स के लिए आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये आइंस्टाइन थ्योरी लो टेम्परेचर्स पे जो आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर पा रही है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर्स की, तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बहुत कम होगा आपके जो आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई है उससे। तो व्हेन योर टेम्परेचर्स आर वेरी लो, कि टेम्परेचर इज अप्रोचिंग टू जीरो, दैट मीन्स दिस टर्म थीटा ई बाई टी इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। जो आपका एक्सपोनेंशियल में फिर आप बहुत लार्ज टर्म ले रहे हैं थीटा ई बाई टी की, तो दैट मीन्स योर दिस टर्म दैट वुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो आप इसको यहाँ पे यूज़ करते हुए कि एक्सपोनेंशियल ई रेज द पावर थीटा ई बाई टी इज़ वेरी लार्ज, आप उसको सी वी के फॉर्मूला में यूज़ करें। -1 को आप लिख सकते हैं कि दिस टर्म दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई रेज द पावर थीटा ई बाई टी। इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हुए यू सॉल्व इट। यहाँ पे आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म है थीटा ई बाई टी स्क्वायर, दूसरी है एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ थीटा ई बाई टी। इन दोनों टर्म्स में से जो डोमिनेटिंग टर्म है दैट इज दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। तो क्योंकि जो सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म है ये डोमिनेट कर रही है, तो आपका जो सी वी, अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे ना सी वी और टी बाई थीटा ई के बीच, तो उस कर्व का बिहेवियर जो डोमिनेटिंग कर्व है वो डिटरमाइन करेगी। तो डोमिनेटिंग जो कर्व है वो कह रही है कि आपका टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के साथ सी वी की वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए और वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब है कि, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली जब हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटली भी तो हम यही कहते हैं कि टेम्परेचर जब ज़ीरो का अप्रोच करता है तो सी वी भी ज़ीरो का अप्रोच करता है। ये थ्योरी भी यही कह रही है कि जब आप इस इक्वेशन में टेम्परेचर को ज़ीरो का अप्रोच कराएंगे तो आपका जो सी वी है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, बिकॉज यू हैव दिस एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म इन योर एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइंस्टाइन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रही है टेम्परेचर के डिक्रीज़ के साथ सी वी के डिक्रीज़ होने को, और ये सक्सेसफुली ये भी कह रही है कि टेम्परेचर को जब आप ज़ीरो का अप्रोच कराएंगे, ज़ीरो केल्विन का अप्रोच कराएंगे, तो आपका सी वी की वैल्यू ज़ीरो का अप्रोच करेगी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका द मैनर इन विच इट इज़ डिकेइंग टू ज़ीरो,
this is not matching with the experimental manner that you obtain, like it's not matching with the experimental results. कैसे कि अगर आपका CV टेम्परेचर के ज़ीरो को अप्रोच करने पे यू आर सेइंग योर CV इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, लेकिन किस मैनर में? एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसे कहते हैं? एक्सपेरिमेंट ये नहीं कहते कि वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगता है कि जो आपका डिके है वो T⁻³ इस रेट के साथ डिके है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आइंस्टाइन थ्योरी है ये तो एक्सप्लेन कर रही है कि टेम्परेचर के ज़ीरो होने पे CV ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन किस तरीके से वो ज़ीरो होगा वो ये गलत बता रही है। ठीक है, ये कह रही कि एक्सपोनेंशियल डिके होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल वो डिके नहीं होता है, वो T⁻³ इस रिलेशन के साथ डिके होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर स्टिल इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी, जिसको हमने ओवरकम करने के लिए डेबाई थ्योरी हम लेके आए। इसके फिर जो फेलियर्स हैं थ्योरी के वो क्या हुए? पहला तो फेलियर ये है कि जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स हैं उन पे ये सही बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती CV के। सेकेंडली, हमने इसके जम्पशन में कहा कि जो आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पिक्चर ऑफ एनी सॉलिड। सॉलिड में ऐसा नहीं होता कि आपके जो नियर बाइंग लाइंग एटम्स है वो एक दूसरे के कोई इफेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। एक एटम की वाइब्रेशन का असर दूसरे एटम पे होता है। इसका मतलब ये जो एटम्स है सॉलिड के वो सारे कपल्ड होते हैं, लेकिन थ्योरी का एजम्पशन ये है कि सारे के सारे एटम्स इंडिपेंडेंट है, जिनके कारण से आपको मिले इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। जो आपका आइंस्टाइन टेम्परेचर आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये आपने एम्पेरिकली ऑब्टेन किया है, इससे कोई इंडिपेंडेंट डाटा ऐसा आपके पास नहीं है जिससे आप इसको वेरीफाई कर सको। तो ये सारे जो शॉर्टकमिंग्स थे आइंस्टाइन थ्योरी के, इन सब को हमने ओवरकम किया यूजिंग डेबाई थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।